This conference will now be recorded. ठीक है, इक्वल टू से स्टार्ट किया, 1 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में अपन करना है, अब मुझे ब्रैकेट में काम करना है, 1 प्लस आर, आर मतलब इंटरेस्ट रेट, तो मैंने रेट ऑफ रिटर्न लिखी हुई 10% की, यहाँ पे मैंने 10% लिखी और इसको मैंने F4 दबा के फिक्स कर दिया, F4 दबा के फिक्स कर दिया। फिक्स करा क्यों? ताकि मैं एक ही फॉर्मूला बार बार नीचे कॉपी पेस्ट कर सकूं, लेकिन वो बार बार एक सेल में फॉर्मूला लगाऊंगा, बाकी सब में अपने आप आंसर आएगा। ब्रैकेट के क्लोज, ठीक है। और मैंने पावर का सिंबल, पावर का सिंबल आपका ये वाला जो आप कहते हो एक्सपोनेंट वाला जो सिंबल होता है, वो आपका पावर की तरह काम करता है एक्सेल के अंदर। तो मैंने पावर वाला सिंबल दबाया जो आपकी कीबोर्ड पे 6 के ऊपर होता है, जो आपके कीबोर्ड पे 6 के ऊपर शिफ्ट दबाने से आपको एक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, आपको एक पावर का एक्सपोनेंट का सिंबल मिलेगा, वो आपका पावर की तरह काम करता है। मैंने पावर का सिंबल लगाया और मैंने उसको सेलेक्ट करवा दिया ईयर, सबसे पहले 0 ईयर, फिर 1 ईयर, फिर 2 ईयर, तो मैंने ईयर सेलेक्ट करा के एंटर कर दिया। सबको पता है कि भाई 0 ईयर पे तो 1 ही होता है सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करा, देखो अपने आप सारे आंसर आ गए नीचे तक, जहां तक मुझे चाहिए था मैंने कॉपी पेस्ट करा, मुझे वहां तक के सारे आंसर अपने आप दे दिए। चाहो तो चेक कर लो, 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर यही आते हैं सर, 2 डेसिमल नहीं 3 डेसिमल पे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर के डेसिमल इंक्रीज कर दिए। कितने डेसिमल चाहिए तुम्हें बोलो, ये डेसिमल इंक्रीज कर दिया अपन, ठीक है। जिनको याद आ रहा है पता है 909826751683 यही होते हैं आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर्स 10 के, तो ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सिंपल से इक्वल टू दबाया, अमाउंट को लिया, मल्टीप्लाई के लिए एक्सट्रेक्ट का सिंबल होता है वो दबाया, और डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एंटर कर दिया, तो आपके पास में आया, और इसी को मैंने कर दिया वापस कॉपी पेस्ट, तो उसने अपने आप मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। और नीचे मैंने कर दिया शॉर्टकट लगाया सम का, और सम आ गया अपने आप आंसर। कहाँ एक एक सेल पे फॉर्मुला लगाना पड़ रहा है, कहाँ एक एक कैलकुलेट करनी पड़ रही है, एक सेल पे फॉर्मुला लगाया और कॉपी पेस्ट करो, आंसर आ गया। ये होता है एक अच्छे एक्सेल यूजर्स। हाँ बेटा, इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत थी क्योंकि नॉर्मल है ना, ब्रैकेट में वो बॉड मास का रूल चलता है, अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो पहले वो उसको सॉल्व करेगा और फिर दूसरा करेगा। यहाँ पे तो मुझे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो देखो एनपीवी, एक सेकंड में, आईआरआर तो और भी इजी थी, आईआरआर तो निकालते हो बेचारे कितनी मुश्किल से, तो हमने क्या बोला, आईआर के लिए तो इक्वल टू आईआर ब्रैकेट ओपन, सीधी वैल्यूज सेलेक्ट करो, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आगे अब ये डेसिमल में लोगे, राउंड ऑफ में 14% आ रही है, डेसिमल में आई तो ये पता पड़ा कि 13.8 समथिंग आ रही है, ये 13.8956 समथिंग आ रही है। सर क्या इसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं क्या? तुम्हें अगर वेरीफाई करना कर लो, आंसर सही आएगा, टेंशन की बात नहीं। अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई करके भी देखोगे तो आंसर सही आ रहा है। तुम अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो मैं वेरीफाई करके देता हूँ। ये लो 0, आईआर के ऊपर एनपीवी 0 होती है, एनपीवी 0 हो गई, तो अपनी जो आईआर निकली है वो सही निकली है। यही होता है भाई, एनपीवी के ऊपर आईआर 0 होती है, तो अपनी एनपीवी की आईआर 0 आ गई। कहाँ इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ी, फालतू का मेहनत करते थे अपन तो सर। हाँ तो बिल्कुल वही तो बात है, रियल लाइफ में थोड़ी ना कोई वो करने बैठेगा। तुम्हें अगर लगता है कि कोई बड़ी कंपनी का बंदा जो एनालिसिस कर रहा है कैश फ्लो का, आईआर एनपीवी का प्रोजेक्ट, आपकी एनालिसिस प्रोजेक्ट अप्रेजल चल रहा है, तो वहां पे वो ऐसे टेबल बना करके बैठेगा, चेक करेगा कि हाँ यार निकाल तो यार लोअर रेट पे हायर रेट पे, फिर वो इंटरपोलेशन का मेथड सर्च करेगा, क्या कहते हैं गूगल पे, क्योंकि याद तो रहता नहीं है, कोई नहीं करते बेटा। अब एक और चीज, रियल लाइफ में तो ये फॉर्मूला भी यूज नहीं आता, क्यों? क्योंकि इस मेथड में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। जिन लोगों ने एफएम अच्छे से पढ़ रखी है उनको पता है कि इसमें फ्लॉ क्या है, जिन लोगों ने मतलब एफएम वो आपका F9 वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रखा है, F2 वालों को तो नहीं, F9 वाला जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा कि इस मेथड में एक फ्लॉ है बहुत बड़ा। किसी को ध्यान है क्या? इस मेथड में एक फ्लॉ है, जो आप लोग आईआरआर और एनपीवी निकालते हो ना, मेथड मतलब फॉर्मूले में गलती नहीं है, बट आईआरआर और एनपीवी के एक अजम्पशन में गलती है। हाँ जी, कौन मुझे इसके ऊपर बताएगा कि क्या गलती है, इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक है, क्या बताऊं? नहीं,
बेटा वो तो लेनी ही पड़ेगी, एब्सोल्यूट फिगर से लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईआरआर में बाद में वो अपना प्रेजेंट वैल्यू में लेके चलता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब आप आईआरआर और एनपीवी कैलकुलेट करते हो ना, जो भी आपने आईआरआर और एनपीवी के मेथड सीखे हैं, उसमें एक फ्लॉ है, वो क्या है बताओ? और रियल लाइफ में वो यूज नहीं आता, उसकी जगह पे अपन दूसरा मेथड यूज करते हैं, मतलब आईआरआर एनपीवी यूज करते हैं, बट तरीका बदल जाता है, कैलकुलेशन का तरीका बदल जाता है। किसी को पता है वो फ्लॉ क्या है? बताओ। तुम लोग क्या मान के चलते हो कि तुम्हारा जो आउटफ्लो है वो 0 ईयर पे होगा, और जो इनफ्लो है वो हर साल के एंड पे होगा। अरे कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है क्या? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें पैसा हर साल के एंड में मिलेगा? रियल लाइफ में पैसा तो कभी भी मिल सकता है, कैश इनफ्लो किसी भी डेट पे आ सकता है ना। तुम ये तो नहीं कह सकते अपने कस्टमर को, भाई मान लो तुमने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, तुमने एक 15 लाख की मशीनरी खरीदी, और तुम्हें पता है कि तुम इससे 2.5 लाख रुपए साल के कमा सकते हो, तो क्या 2.5 लाख रुपए ईयर के एंड पे कमाओगे क्या? हो सकता है कुछ पैसा तुमने 10 दिन में कमाया हो, कुछ 20 दिन बाद कमाओगे, कुछ 40 दिन बाद कमाओगे, कुछ 3 महीने बाद कमाओगे, कुछ 6 महीने बाद कमाओगे। बहुत सारे एजम्पशन है। तो अपन एजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं कि हम तो कह के चलते हैं कि ईयर 1 के एंड पे, फिर ईयर 2 के एंड पे, फिर ईयर 3 के एंड पे, ऐसे 4 5 6 के एंड पे एक साथ पैसा मिलता है। पैसा कभी भी एक साथ नहीं मिलता भाई, पैसा तो टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा। तो सर फिर आईआरआर एनपीवी निकालेंगे कैसे? अगर मानो कि तुम डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हो, तुम्हारी दिक्कत क्या आएगी? कैलकुलेट तो कर सकते हैं, तुम्हारे फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या आएगी? तुम्हारी पावर कितनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब तुम पर डे के साथ चल रहे हो। तो जब अपन क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंडिंग करते हैं तो रेट को डिवाइड बाय 4 करते हैं, जब अपन मंथली बेसिस पे कंपाउंडिंग करते हैं तो रेट को डिवाइड बाय 12 करते हैं। अब यहाँ पे डेली बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि पैसा 10 दिन बाद आ रहा है, फिर 15 दिन बाद आ रहा है, फिर 30 दिन बाद आ रहा है, तो तुम यहाँ पे डेली लेके चलोगे तो रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, और पावर चली जाएगी, अगर 40 दिन बाद मिल रहा है तो पावर हो जाएगी 40 की, फिर अगर 60 दिन बाद पैसा मिल रहा है तो पावर हो जाएगी 60 की, फिर हो जाएगी 90 दिन की, जो भी आपकी पावर चल रही है। तो कितनी बार कैलकुलेटर पे इक्वल टू दबाते रहोगे? तो एक्सेल कहता है छोड़ यार, मैं बैठा हूँ, मेरी बात सुन, क्यों इतनी तू मेहनत करता है, क्यों टेंशन लेता है? तेरे को क्या आईआरआर चाहिए ना, जहाँ पे डेट्स अलग अलग हो, ईयर एंड पे नहीं, किसी भी डेट पे आ रहा हो, जैसे देखो यहाँ पे हो रहा है। मैंने क्या माना कि भाई पैसा अपन लगा रहे 2018 की स्टार्टिंग में, मतलब 2018 में, ठीक है, और पैसा फिर आया मेरे पास 5 मई 2019 को, फिर पैसा आया 15/6/2020 में, फिर आया 4/7/2021 में, फिर आया 9/8/2020 में, फिर आया 10/9/2023 में, अलग अलग डेट पे आ रहा है, ईयर एंड पे तो नहीं आ रहा है, किसी भी मिडिल डेट पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें? अगर तुम्हें टेबल से करना है तो वो भी बता दूंगा, बट अभी अगर तुम्हें अगर फॉर्मुला से देखना है तो बहुत ही ईजी है। आईआर क्या कहती है, फॉर्मुला कहता है कुछ नहीं, टेंशन मत ले, मेरे आगे मेरे को फॉर्मुले को मॉडिफाई करते हैं। हम कहते हैं अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्स आई आर आर का फॉर्मुला, तो हमने यहाँ पे फॉर्मुला लगाया एक्स आई आर आर, ब्रैकेट ओपन। उसने कहा कि मेरे को तू इस बार सबसे पहले दे दे सारी वैल्यूज, तो मैंने कहा ये भाई मेरी वैल्यूज है, ये मेरे कैश इनफ्लोज है, आउटफ्लो और इनफ्लो सेलेक्ट कर दिए, वैल्यूज दे दी, कॉमा वो मांग रहा है डेट, फॉर्मुला चेंज हो गया, फॉर्मुला मांग रहा है डेट, तो मैंने कहा उसको डेट दे दो, तो मैंने डेट्स वाला कॉलम सेलेक्ट करा दिया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज और एंटर, आ गई आर निकल के। सर क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सर आपको कैसे पता? चेक करते, हम कुछ मान के नहीं चलते, हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? अभी देखो भाई, मुझे पता है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है 1/4/2018 को, 1/4/2018 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है सर, तो 1/4/2018 की डेट तो फिक्स हो गई, इसमें से माइनस करा, मुझे यहाँ पे डेट्स कैलकुलेट करना ना कि कौन से दिनों में मुझे रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो मैंने कहा इनिशियल डेट को फिक्स कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट तो 1/4/2018 से हो रहा है, तो वो तो डेट तो फिक्स रहेगी, उसके बाद से डेट्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे, तो उसमें से बाकी की डेट्स को लेस कराने जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू करके ये फॉर्मुला लगाया और उसको कर दिया कॉपी पेस्ट, तो मुझे डेज मिल गए कि भाई कौन सी डेज पे क्या चल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको B5 इसमें से एक बार लेस कराया और B5 को कर दिया मैंने फिक्स, और इस फॉर्मूले को कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट। बेटा देखो, जब तुम एनालिसिस करने बैठोगे ना, तो ये सब चीजें तुम्हें पता हो, मतलब तुम खुद एनालिसिस करोगे कि कैसे ये डेट्स निकलती हैं, कैसे तुम काम करोगे, वो तो तुम अजम्पशंस लेके चल रहे हो कि मुझे इस डेट को पैसा मिलेगा, मुझे इस साल में पैसा मिलेगा, मुझे यहाँ पे पैसा मिलेगा, मुझे उस तरीके से मिलेगा, वो तुम्हारे कंपनी के पास स्ट्रेटेजी, भाई कंपनी की स्ट्रेटेजी कि हमें 45 डेज में हमारा टर्नओवर हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आपका क्रेडिट आपके वो रिसीवेबल्स का टर्नओवर पीरियड,
ठीक है, आप लोगों ने पढ़ होंगे फॉर्मूले इन एफएम और अकाउंट्स कि भाई रिसीवेबल का टर्नओवर पीरियड, तो आपको पता पड़ता है कि मेरे जितना भी सेल होगी वो मुझे 45 डेज में रिकवर हो जाती है, तो उस हिसाब से डेट्स निकलती है, ये डेट्स वगैरह उस हिसाब से निकलती है। तो देखो मैंने यहाँ पे डेट निकाल दिया कि भाई सबसे पहला जो पैसा मिल रहा है वो 399 डेज के बाद मिलेगा, सेकंड पैसा 806 दिन के बाद मिलेगा, फिर 119 डेज के बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेज अलग अलग। हाँ जी बोलिए सर। वो जो आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला ना, जो 13.08, जो उसमें आपने जो फॉर्मूला लिखी, जो वो उसमें आपको नीचे वो दिखाएगा ना कि वो डेट और वो सब आप लिख रहे थे, तो हमको भी वो दिखाएंगे ना वो वहां पे। कहाँ पे? वो यहाँ पे आप फिर से एक बार फॉर्मूला लिखो तो वहां पे एक बार सर, हाँ 13.08%। ये एक्स आई आर आर जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिखाएगा वैल्यूज डेट्स वगैरह सारी चीजें जो लिखी हुई आ रही है। अब हो सकता है आपके एक्सेल के वर्जन पे डिपेंड करेगा वो आपको कहाँ पे दिखा रहा है ये चीज और किस तरीके से दिखा रहा है, बाकी दिखाएगा तो है वो आपको। कभी भी फॉर्मूले अपने को याद नहीं करने होते, फॉर्मूले जो होते हैं वो हमेशा लिखे हुए होते हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो डेज आ गई, अब वही 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर एन का मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने कहा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर मेरी आ गई, ये रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न की आर मेरे पास में है, मुझे जीरो चेक करना है, तो मैंने इसी को लिया और इस पर पावर लगा दी। अब पावर किसकी लगेगी? पावर तो लगेगी डेज की, तो बेटा रेट को भी डिवाइड किससे करना पड़ेगा? डेट से, तो रेट डिवाइड बाय 365, रेट को डिवाइड कर दिया मैंने 365 से, क्योंकि पावर अगर डेज में तो रेट को भी डिवाइड बाय आपको वो करना पड़ेगा, जैसे अपने पढ़ रखा है जब मंथली कंपाउंडिंग होती है तो रेट को डिवाइड बाय 12 करते हैं, तो पावर भी उसके हिसाब से चलती है, सेम वैसे ही यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने पावर दे दी उसको ये डेज की और डिवाइड कर दिया 365 से, ठीक है, एंटर। और ये निकाल दिया अपन ने इसके फैक्टर्स, ये आपके आ गए डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत है, क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर तुम वो चाहते हो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर एन निकाले, ठीक है, तो वहां पे चक्कर क्या पड़ेगा? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1.0 पहले तो 13.08 को डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, फिर उस फिगर को डिवाइड करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय दैट, और तुम्हें इक्वल टू कितनी बार डालना पड़ेंगे? 399 बार, क्योंकि पावर 399 की है। तो एक्सेल देखो 1 सेकंड में निकाल के दे रहा है, ठीक है ना। तुम कैलकुलेटर पे निकालने जाओगे रात निकल जाएगी। तो रियल लाइफ में कैलकुलेटर ये सिर्फ दुकान पे रह जाता है छोटे मोटे कामों के, बाकी चीजों में एक्सेल ही काम लेते हैं, ठीक है। और अब चेक करते हैं क्या सर अपनी आईआरआर सही है क्या? एक सेकंड, ये देखो इसको करा मल्टीप्लाई, इसको निकाला और इसका करते हैं ओपन सम। थोड़ा और ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इतने सारे डेसिमल प्लेसेस इन्वॉल्व हैं कि इस वजह से थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आएगा, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा है तो इस वजह से पॉइंट में डिफरेंस आता है, बट कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर लगभग सही आ रहा है, ठीक है। तो अपना काम आसान हो गया ना। कैलकुलेटर पे तो निकाल नहीं सकते थे भाई, देखो सीधी सी बात, कैलकुलेटर पे तो ये चीज कैलकुलेट हो नहीं सकती थी और अपने को मिल तो गई आया कम से कम, तो अपन कहते हैं ठीक है हमारा आंसर आ गया, हमने अपने आंसर निकाला, अपनी आईआर निकल के आ गई। तो जब भी आप रियल लाइफ में काम करोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप आईआर की जगह एक्स आईआर का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इट इज अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे पैसा आपको हो सकता है हर साल अलग ईयर में मिल रहा हो या एक साल में भी अलग डेट पे मिल सकता है। जैसे यहाँ पर है कि एक साल में पैसा पैसा एक ही साल मिल रहा है, जैसे ये देखो अगस्त में, क्या आपने 2018 में काम स्टार्ट करा, ठीक है, अब मई में कुछ पैसा मिलेगा, फिर जून में मिलेगा, फिर जुलाई में मिलेगा, हो सकता है किसी साल में किसी महीने में 2 बार पैसा मिल जाए, तो ये पैसा अलग अलग बार मिल रहा है, तो हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, इक्वल टू वही एक्स आई आर लगा, इक्वल टू एक्स आई आर ब्रैकेट ओपन वैल्यूज दे दी उसको, ठीक है, कॉमा फिर डेट्स दे दी मैंने उसको और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ये क्या हुआ, इसको करो परसेंटेज में, ये आ गई आपकी आई आर। अब वो एक साल की तो आई आर बड़ी आएगी, क्योंकि एक ही साल में इतना सारा पैसा रिसीव हो रहा है ना, ठीक है, इस वजह से आई आर थोड़ी बड़ी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आयर आपकी निकल जाएगी, इसकी आयर निकालोगे तो ये आएगी। अगर दूसरे प्रोजेक्ट की निकाल के देखें तो अपनी आयर अपनी 13.08 समथिंग ही आ जाएगी, ठीक है। तो रियल लाइफ में आप कभी भी नॉर्मल आयर या नॉर्मल एमपीवी यूज नहीं करते हो, क्योंकि भाई उसमें एक लॉजिकली एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आप ये मान के चल रहे हो कि जो भी आपको कैश इनफ्लोज होने वाले हैं वो ईयर के एंड पे होंगे। अरे ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि एक साल में पैसा एक ही डेट पे मिलेगा, नहीं होगा। रियल लाइफ में आप खुद सोचो ना, कोई अगर बिजनेसमैन जब काम करना स्टार्ट करता है तो क्या उसको एक ही डेट पे पैसा मिलेगा हर साल पे? नहीं, अलग अलग डेट पे पैसा मिलता रहता है। तो फिर आईआर भी ऐसे निकालनी पड़ेगी। तो आईआर और एमपीवी जब हम कैलकुलेट करते हैं रियल लाइफ में, तो वहां पे अपन उसको सिर्फ अजम्पशन पे रहने देते हैं। वो देखो सीखने के लिए इजी चीज है, इसलिए सिखा दी। रियल लाइफ में काम करने के लिए ये काम करते हैं और एक्सेल पे किया जाता है, ये अपन कॉपी पेन लेकर के बैठते नहीं, ठीक है जी। तो आज के बाद में एक तो ये ध्यान रखना कि आईआर एनपी में फ्लॉ क्या है। फ्लॉ ये है कि आप ये मान के चल रहे हो कि सारा कैश फ्लो जो है वो ईयर के एंड पे ही आ रहा है, बट रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में ऐसा हो। देखो कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है, जैसे
अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जहाँ पे ईयरली पेमेंट ही मिलेगा तो वहां पे तो ठीक है, वो मेथड सही है, क्योंकि वहां पे हर साल के एंड में या हर मंथली या हर क्वार्टरली या हर हाफ ईयरली आपको पेमेंट मिलने वाला है, वहां ठीक है। बट जब आप प्रोजेक्ट की बात करते हो, जैसे आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालना चाहते हो, आप किसी फैक्ट्री की एनपीवी निकालना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में तो यार अपने को पता है कि फैक्ट्री तो कंटिन्यूस बेसिस पे काम करेगी, ठीक है। तो वहां पे मैं ऐसा नहीं मान सकता कि यार मुझे पैसा साल के एंड में मिलेगा, मुझे वहां पैसा उसका मंथली बेसिस पे मिल रहा हो, हो सकता है मेरा जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 15 डेज की आती है, तो मुझे हर 15 डेज में पैसा मिलेगा, ठीक है, तो मैं 15 के हिसाब से लेके चलूंगा वहां पे डेट्स। तो ये फर्क पड़ेगा रियल लाइफ के अंदर, ठीक है जी। तो आपको मैंने एक तो ये बताया, आज के बाद में ध्यान रखना आईआर एनपीयू जो निकालते हो आप, वो क्यों, क्योंकि एग्जाम में उतने ही पॉसिबल है। आपको ये चीज क्यों नहीं सिखाई जाती, क्योंकि एग्जाम में उतना पॉसिबल नहीं, ये सिखा भी देंगे तो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। भाई क्या वहां पे बैठ करके ऐसे 399 बार तुम वो निकालने बैठे हो क्या, कि भाई चलो अपन एक काम करते हैं सर, हाँ लाओ निकालते हैं, तो 399 बार इक्वल टू दबाते हैं, फिर 806 बार इक्वल टू दबाते हैं, फिर 1190 बार इक्वल टू दबाते हैं, फिर 1591 टाइम इक्वल टू दबाते हैं, कैलकुलेटर पे पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए नहीं करवाते, ठीक है जी। तो आज के बाद में ये चीज जिन लोगों ने एफएन पढ़ रखी है वो लोग ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ चलो वो जो तुमने पढ़ रखा है, अब कुछ ऐसा बताते हैं जो तुम लोगों को मजा आएगा सीखने करने में। देखो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे पॉइंट से। देखो कभी अगर ऐसा हो ना कि तुम्हारे पास में लिस्ट है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की लिस्ट है, ठीक है, मुझे इनका लेट से वाइवा लेना है, बट मैं चाहता हूँ कि शफल बेसिस पे लूँ, और वो शफलिंग मैं नहीं करना चाहता। क्यों मेहनत करूं मैं, एक एक बच्चे का ध्यान रखूं, किसका हुआ किसका नहीं हुआ, मुझे एक्सेल बताएगा खुद ही कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ। कैसे? अरे बहुत इजी है। देखो देखो सबसे पहले तो मुझे एक तो ना इस लिस्ट को देख के एक चीज हो रही है, जिन जिन लोगों को थोड़ा सा वो है ओसीडी है, उनको एक चीज दिख के बहुत हो रहा होगा, सर कुछ बच्चों के नाम बड़े हैं, कुछ के छोटे हैं, कुछ के ये एडिटिंग सही नहीं लग रही है, ठीक है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ओसीडी है मेरी तरह, उनको एक तो ये देख करके बेकार लग रहा होगा, ठीक है। तो सर सही कर सकते क्या, हाँ एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखो मुझे सब क्या चाहिए, देखो नॉर्मली नाम लिखते हैं तो भाई सरनेम और अपना क्या कहते हैं फर्स्ट नेम, दोनों कैपिटल में होते हैं, स्टार्टिंग लेटर, और बाकी सारा स्मॉल में चलता है। तो उसका एक फॉर्मूला इक्वल टू प्रॉपर का, प्रॉपर केस कहते हैं ना अपन इसको, तो मैंने कहा प्रॉपर का फॉर्मूला लगा दो। बेटा स्क्रीन तो शो हो रही है ना मेरी, स्क्रीन तो शो हो रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चों? देखिए ना, हाँ मैंने कहा इतनी देर से स्क्रीन नहीं दिख रही, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ जी। तो देखो मैंने क्या करा, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया इक्वल टू प्रॉपर का, और देखो सारे एक जैसे हो गए, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट करा, एंटर करा, और उसको नीचे कर दिया कॉपी पेस्ट, सारे के सारे नाम मेरे पास एक जैसे आ गए। काम करता हूँ, हो गया अपना काम, ठीक है। अब इसको लिया कंट्रोल सी, पास वाले सेल पे मुझे शफलिंग करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बाकी का डेटा ना बिगड़े, तो मैंने क्या करा, मैंने एक नई शीट ओपन कर ली और उस पर जाके इसको पेस्ट कर दिया, एक नई शीट पे गए। और अब ध्यान रखना, जब तुम ऐसे फॉर्मुले लगा के पेस्ट करते हो ना, तो तुम नॉर्मल पेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें पेस्ट स्पेशल में जाकर के वैल्यूज सेलेक्ट करनी पड़ती। तो उसके लिए तुम्हारा शॉर्टकट कंट्रोल वी की जगह कंट्रोल ऑल्ट वी हो जाता है, वरना नॉर्मल पेस्ट करोगे तो क्या होगा, वो फॉर्मुला कैरी कर लेगा साथ में, तो बाकी की चीजें बिगड़ जाती है। हाँ नंद बोलो। कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल्ट शिफ्ट वी नहीं, ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्टर, जो ऑल्टर की है ऑल्ट वाली वो, और फिर वी, उससे आपकी एक विंडो ओपन होती है। कंट्रोल ऑल्ट वी दबाने से पेस्ट स्पेशल की विंडो ओपन होती है, उसमें वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो उससे देखो फॉर्मूला हट गया। क्योंकि देखो जहां मैंने कॉपी पेस्ट करा ना, देखो जहां से मैंने यहीं से कॉपी लिया था, तो मैं इस पे आया, और जब मैंने कॉपी करा तो देखो यहाँ पे जब मैं F2 दबाता हूँ और जाता हूँ सेल के अंदर, तो मुझे अभी भी इक्वल टू प्रॉपर दिखा रहा है। बेटा मैंने फॉर्मुला लिखा है प्रॉपर का, प्रॉपर केस में करने के लिए। देखो मुझे अगर अपर केस में करना होता, सारे के सारे कैपिटलाइज करने होते, तो मैं इक्वल टू अपर लिख देता। मुझे सबको लोअर केस में करना होता तो मैं इक्वल टू लोअर लिख लेता। मुझे सबको नॉर्मल प्रॉपर केस में करना है तो मैंने इक्वल टू प्रॉपर लिख दिया। प्रॉपर केस फॉर जिसमें एक सब सारे लेटर्स का फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होता है, अपर में सारे के सारे कैपिटलाइज होते हैं, और लोअर के अंदर सारे के सारे स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लाया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, अब एक जैसे तो हो गए, अब मुझे चाहिए कि सर ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये शफल करनी है मुझे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये शफल हो जाए। कैसे कर सकते हैं? सिंपल, बहुत इजी तरीका। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आप एक काम करो, यहाँ पे एक इंसर्ट करो, एक सेल इंसर्ट करो। सेल इंसर्ट करने के लिए क्या करा, मैंने जिस सेल कॉलम से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, उस कॉलम को मैंने सेलेक्ट करा। कॉलम को सेलेक्ट करने का आपके पास शॉर्टकट होता है
आप चाहो तो कंट्रोल स्पेस बार दबा सकते हो, तो उससे पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। मैं माउस तो देखो यूज करता ही नहीं, एक्सेल के अंदर माउस कौन यूज करता है। तो कंट्रोल स्पेस बार से आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और शिफ्ट स्पेस बार दबा करके आप रो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने करा तो मेरे पास में एक, मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल स्पेस बार दबा के पूरी कॉलम, और फिर कंट्रोल प्लस दबा दिया। कंट्रोल प्लस दबाने से मेरा नया कॉलम इंसर्ट हो गया। अब देखो जिन लोगों के कीबोर्ड पे वो न्यूमेरिक पैड नहीं है, तो तुम्हें कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा वो प्लस जो है वो इक्वल टू बैक स्पेस से पहले वाली जो की है उसमें प्लस इक्वल टू साथ में होते हैं, तो वहां पे तुम्हारा शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस होगा। जिन लोगों के पास में नॉर्मल आपका नंबर पैड है, नंबर पैड है, तो वहां पे आप सीधा कंट्रोल प्लस दबा सकते हो, क्योंकि आपके पास में अलग से प्लस की होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने कॉलम इंसर्ट करा, और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है आप लोगों का, वो इंसर्ट कर लेते हैं अपन। फॉर्मूला है इक्वल टू रैंडम का, तो रैंडम का शॉर्ट फॉर्म लिखा, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इस फॉर्मूले को कर दिया मैंने नीचे कॉपी पेस्ट। इक्वल टू रैंडम का फॉर्मूला लगा, कॉपी पेस्ट करा, ये मुझे रैंडम बेसिस पे जनरेटेड नंबर दे देता है। और इस फॉर्मूले को भी वही कंट्रोल सी, और यहीं पे कंट्रोल ऑल्ट वी करके वैल्यूज, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला हट गया और मेरे पास नंबर्स आ गए। अब तो क्या करना है, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे आप लिख दो, इसको कह दो सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका कॉलम नेम, और सीरियल नंबर वाले कॉलम से इनको कर दो शॉर्ट। शॉर्ट में जाओ और कस्टम शॉर्ट कर दो इनको, चाहे आपको चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या आपको चाहिए जैसा भी आपको चाह रहा है आप कर दो। तो देखो ये रैंडम बेसिस पे मैंने कुछ नहीं करा, तो मेरे को मिल गई कि सबसे पहले अब एस पे आ रहा है, फिर ए, फिर आर, फिर एस, फिर बी, फिर ए, फिर पी, फिर टिक, अगर ऐसे अलग अलग नाम जाते जा रहे हैं। रैंडम बेसिस पे उसने मुझे इन सबको शफल करके दे दिया एक छोटे से फॉर्मूले को यूज करके। इसमें मेरी बायसनेस नहीं है, वरना बच्चे क्या कहते हैं, सर जो नाम अच्छा लगा आपने उनको बोल दिया, जिनको आप जानते हो उनका पहले ले लिया, सर वो तो आपके वो है, ये फलान ढिंगा ना, चलता रहता है। और बाकी नॉर्मली ए वाले बच्चे कहते हैं सर हम तो हमेशा ही फंस गए, सबसे पहले अपना ही नाम आना है, और जिनका एस टी जेड पे नाम है वो कहते हैं सर अपने तो लास्ट तक आना है, बैठे रहो, उनको रिविजन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मैं हमेशा जब भी वाइवा वगैरह लेना करता मुझे पड़ता है, तो मैं उसमें ऐसे शफल कर लेता हूँ, ठीक है। तो शफल करने के लिए मुझे नंबर चाहिए थे, तो मैंने नंबर निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, एक रैंडम बेसिस पे नंबर जनरेट हो जाए। तो आपका फॉर्मूला होता है इक्वल टू रैंड का, इक्वल टू रैंडम का, ठीक है। रैंडम का शॉर्ट फॉर्म लगता है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। और बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आपके पास में फॉर्मूला लग जाता है। तो वो रैंडमली 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 के बीच में आपको रैंडम जनरेटेड डेसिमल प्लेसेस के नंबर दे देता है। इस फॉर्मूले को कर दो कॉपी पेस्ट नीचे तक, जहां तक आपको लेके चलना है, तो ये आपको रैंडम बेसिस पे नंबर जनरेट कर देगा। बट अब इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम है, तुम अगर इस फॉर्मूले को पेस्ट स्पेशल नहीं करोगे तो ये हर बार चेंज होता रहेगा। देखो अभी ये नंबर देखो क्या आ रहा है, अभी सोनाली के आगे नंबर क्या आ रहा है, 0.2076 बना रहा है। मैंने फॉर्मूले में गया एंटर करा, देखो सारे नंबर चेंज हो गए वापस। इसलिए इस फॉर्मूले को एक बार लगाने के बाद में कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट स्पेशल में जाकर के वैल्यूज पेस्ट करते हैं, ताकि एक बार जो वैल्यू आ गई वो फिक्स रह जाए। वरना क्या होगा, चेंज होती रहेगी, तुम्हारी शफलिंग हर बार बिगड़ती रहेगी, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं सर मुझे ना 2-3 बार रैंडम शफल करना है, तो तुम 2-3 बार फॉर्मूले में एंटर कर लो, और फिर जो वैल्यू आ रही है उसको फिक्स कर दो, ठीक है। वो अपन रैंडमनेस बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो ये एक तुम्हारे पास में फॉर्मूला है शफल करने का। हो गया शफल, अब ले लो, बाय बाय, बात खत्म, ठीक है जी, हाँ या ना। ठीक है, अब एक और पे आते हैं भाई। जिन लोगों ने ऑडिट पढ़ रखी है, जो लोग पढ़ रहे हैं, या जिन लोगों ने सुन भी रखा है, तो अपन हर बार कहते हैं सर हम ना सैम्पलिंग बेसिस पे काम करते हैं, हम ना सैंपल करते हैं। तो देखो तुम्हारे सामने मान लो मैं कहता हूँ कि बच्चों ये कंपनी है, इसका ये 32,708 इनवॉइसेस हैं, ठीक है, सेल्स के। तुम्हें इसमें से रैंडम बेसिस पे 100 वाउचर्स की वाउचिंग करनी है, 100 सेल्स के बिल उठाने और चेक करने की भी सारी चीजें सही है कि नहीं, प्राइस वगैरह सही लगा कि नहीं, नाम वगैरह सही है कि नहीं, सारी चीजें ऑर्डर में है, जीएसटी की रेट, जीएसटी नंबर, एचएसएन नंबर वगैरह सारी चीजें सही लिखी है, वो तुम्हें चेक करना है। अब एक तो क्या बोलेगा बच्चा, सर एक काम करो रैंडम बेसिस पे उठाते हैं 100 नंबर अपनी इच्छा से। मैं कहूंगा क्यों मेहनत कर रहा है, छोड़ना यार, क्यों मेहनत कर रहा है। अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कर लो, ठीक है, तो तुम्हारे तुम जो भी करते हो जिस भी रेस है वैसे सेलेक्ट कर लो, बट ऐसे तो कर नहीं सकते बेटा, ठीक है। जो लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ रखी है वो भी पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ रखा होगा कि आपको सैम्पलिंग जो होती है वो रैंडम बेसिस पे करनी होती है। और रैंडम बेसिस का मतलब होता है कि हाँ मतलब जो जय माता दी ए जय माता दी बी करके भी सेलेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा काम नहीं करना, जितनी कम बायसनेस हो अपनी। देखो मैंने अगर खुद सेलेक्ट करना स्टार्ट करा 100 नंबर, तो उसमें मेरी बायसनेस है, हो सकता है मुझे कोई नंबर अच्छा लग जाए या कोई पार्टी का नाम अच्छा लग जाए,
ठीक है, या क्वांटिटी अलग मिल जाए, या अमाउंट बड़ा बड़ा हो, मैं उसको सेलेक्ट कर दूं, छोटे को छोड़ दूं, या छोटे सेलेक्ट कर दूं, बड़ों को छोड़ दूं, या राजस्थान के बिल सेलेक्ट कर लूं, महाराष्ट्र के छोड़ दूं, कुछ भी हो सकता है, मेरी इच्छा, ह्यूमन बायसनेस है भाई। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि यार ये बायसेस निकालने के लिए आप जितना स्टैटिस्टिकली रैंडम बेसिस पे सैम्पलिंग करोगे उतना बढ़िया। सर कैसे करें? देखो रियल लाइफ में जब पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो हम यूज करते थे रैंडम नंबर टेबल, जैसे अभी अपन ने रैंडम नंबर जनरेट करे ना, ये जो रैंडम नंबर जनरेट करे ऐसी इनकी टेबल्स आती थी, ये जो रैंडम नंबर है इसकी टेबल्स आती थी, हम टेबल्स में से एक टेबल, उस बुक, एक बुक छपती थी ऐसी मोटी सी, उसमें रैंडम नंबर की टेबल्स होती थी। ठीक है, हम उसमें से कोई भी एक टेबल चूज करते और उससे जो मैचिंग नंबर्स अपने को मिलते हैं इनवॉइस नंबर से मैच करते हुए उनको हम रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट करके उनकी वॉचिंग कर लेते थे। तो जैसे मान लो मुझे पता पड़ा कि भाई मेरे जो इनवॉइसेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड में, मान लो जैसे ये एंड में जा रहे हैं 24406, तो मैंने ऐसी टेबल चूज करी जिसमें 24,400 से लेकर के 24,500 के बीच के नंबर्स हैं, 100 या 24,800, 900 या 30,000 जहां तक भी जा रहा है, वहां तक की कोई एक टेबल रैंडम बुक में ऐसी बहुत सारी टेबल्स होती थी, उसमें से एक निकाली जिसमें वो नंबर्स हैं, और उसमें से मैंने देखे 100 नंबर 100 नंबर की टेबल निकाली और उनको चूज कर लिया। ठीक है, और उसमें से जो नंबर यहाँ मैच कर रहा है उसको लेते थे, बाकी को छोड़ लेते थे। ठीक है, तो मानोगे नहीं, आज तक की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो किताब है, जो सबसे ज्यादा बिकी है, ठीक है, वो एक रैंडम नंबर टेबल बुक है। ठीक है, अगर तुम नेट पे सर्च करोगे, फैक्ट है, तुम सर्च कर सकते हो। ठीक है, कि तुम अगर सर्च करोगे द बुक विच हैज बीन सोल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम या रेप्लिकेटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, तो तुम्हें उसका आंसर मिलेगा, एक रैंडम नंबर की बुक है उसको। ठीक है, तो आज भी बिकती है, आज भी चाहो तो तुम सर्च कर सकते हो, बट अब काम नहीं रहता कि अब कंप्यूटर्स आ गए, बट अब जस्ट वो लोगों ने इसलिए लेते हैं कि भाई शौकियाना तरीके से कि हाँ यार हिस्ट्री का पार्ट है, पहले ऐसे काम किया जाता था, अब हम तो कंप्यूटर से कर लेते। तो हम कहते हैं कंप्यूटर ने बोला, एक्सेल बोला छोड़ो यार, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें देता हूँ एक ऑप्शन। तो डेटा टैब के अंदर तुम्हें एक डेटा एनालिसिस का ऑप्शन दिखता है, ये कुछ लोगों के बंद होता है। ठीक है, जिन लोगों के पास में एक्सेल का पुराना वर्जन है उनके तो आएगा नहीं, और जिनके नया वर्जन है उनके भी ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। इसको ऑन कैसे करते हैं, क्लास जब होगी तो बताऊंगा। ठीक है, तो ये डेटा एनालिसिस को यूज कर सकते हो, वो कहता है डेटा एनालिसिस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आती है। तुम्हें अगर कोरिलेशन निकालना है, तुम्हें अगर अनोवा एनालिसिस करना है, तुम्हें हिस्टोग्राम बनाने हैं, तुम्हें अगर किसी भी तरीके से रैंकिंग देनी है, तुम्हें रैंडम नंबर जनरेशन निकालना है, तुम्हें कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करना है, जो लोग अभी F2 पढ़ रखे हैं, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है रिग्रेशन वगैरह के तुम्हारे क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, ओवेरियंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह इन सबके, तुम यहाँ पे एक्सेल निकाल के दे सकता है डेटा एनालिसिस को। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिगार्डिंग सैम्पलिंग, मैंने सैम्पलिंग पे क्लिक करा और ओके करा, तो मेरे पास में एक डायलॉग बॉक्स आया, इसमें वो पूछ रहा है इनपुट रेंज, तो मैंने रेंज में उसको इनवॉइस नंबर दे दिया, क्योंकि मुझे इनवॉइस नंबर के बेसिस पे सैम्पलिंग करनी है, तो मैंने करा। फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है क्या ये रैंडम है, हाँ मैंने कहा रैंडम है, कितने चाहिए भाई, 100 चाह रहे हैं मुझे, तो मैंने नंबर ऑफ सैंपल पे 100 करा और ओके। ये देखो उसने मुझे ऑटोमेटिकली 100 रैंडम बेसिस पे जनरेटेड इनवॉइस नंबर निकाल के दे दिया। इनकी वॉचिंग कर लो, इनवॉइसिंग इनको चेक कर लो वॉचिंग करके, बात खत्म, तुम्हारा काम हो गया, मेहनत नहीं करनी पड़ी। कौन सी बायसनेस, कौन सा चेक करें, कहाँ से मंगाएं, क्या करें, आगे आंसर बात करें। अब ये वो चीजें जो देखो तुम रियल लाइफ में काम लेते हो, भाई आगे जाके ऑडिट तो करनी है ना, आगे जाके ऑडिट तो करनी है, ये तो काम आने वाली चीज है। ठीक है जी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें और हैं जो मैं आप लोगों से कोर्स के टाइम पे डिस्कस करता हूँ, ये कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से, वो सब। प्लस एक और चीज मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, जो लोग भी एक्सेल पे काम करना चाहते हो और सीखना चाहते हैं, कोशिश करो जितना हो सके उतना लेटेस्ट वर्जन पे आओ। ठीक है, तुम अगर 7 यूज कर रहे हो आज भी या तुम्हारे पास में है, तो फिर बेटा अपन बहुत पीछे चल रहे हैं। कुछ ऐसे फंक्शन है उसमें काम ही नहीं करते, काफी सारे ऐसी चीजें जो उसमें वर्क ही नहीं करती, ये डेटा एनालिसिस वगैरह उसमें है ही नहीं ऑप्शन अपने पास। ठीक है ना, चलो अब थोड़ा सा और आप लोगों को एक आध चीजें दिखाते हैं, इंप्रेस करते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक बंदा आया, ठीक है, वो कहता है कि सर यार ना मुझे ये सेल्स का डेटा है। ठीक है, इस सेल्स के डेटा में चक्कर क्या है कि मेरे पास में स्टेट वगैरह तो लिखी हुई है, बट जोन लिखा हुआ नहीं है। देखो जोन का कॉलम खाली है, जोन का कॉलम खाली है। ठीक है, स्टेट लिखी है, रीजन लिखा है, बाकी सब है, बट जोन का कॉलम खाली है। और मुझे जोन के बेसिस पे चेक करना है कि मेरी नॉर्थ जोन में कितनी सेल हो रही है, मेरी वेस्ट जोन में कितनी सेल हो रही है, सब कुछ कैसे निकाले। मैंने कहा सुन एक काम कर, मेहनत मत कर, ज्यादा दिमाग मत लगा, तेरे पास में कितनी स्टेट से ये बता। सर मुझे नहीं पता यार, ये तो बहुत सारी लिखी हुई है, महाराष्ट्र तो 10 बार आ रहा है, देख के तो बता नहीं सकते कितनी स्टेट्स है। मैं कह रहे छोड़ यार एक्सेल है। मैंने कहा काम कर, सारी स्टेट्स को कॉपी कर, एक नई शीट पे आ, ठीक है, और यहाँ पे आके इन सबको कर दे पेस्ट, किसी भी कॉलम में, किस में कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैंने सारे कॉलम को लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया एक बार। ठीक है, मैंने कहा इन सबको वापस सेलेक्ट कर।
ठीक है, और डेटा टैब में जाओ और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है। मैंने कहा रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, कॉलम पे करा और ओके कर ले। तो उसने देखो बताया कि भाई 32,697 डुप्लीकेट वैल्यू हटा दी गई है और 11 यूनिक वैल्यू रह गई है। मैंने कहा ओके, और ये देखा तो उसने मुझे लिस्ट दे दी सिंपल कि भाई ये आपकी स्टेट्स है वहां पे। अब मैं एक एक को गिनने बैठता क्या? भाई देखो मुझे यूं तो सारी स्टेट्स तो पता है, इंडिया की स्टेट्स ये तो नेट से मिल जाती, बट सारी स्टेट में थोड़ा ना सेल हो रही है मेरी। ठीक है, तो आगे स्टेट्स, अब तो क्या है, अब तो जोन ही तो लिखना है। तो जोन तो तुम हाथ से लिख सकते हो, 10 जोन लिखना है तो भाई गुजरात का जोन गुजरात से लिख दो, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र से लिख दो, जो भी तुम्हारे पास में लिखना है वो लिख सकते हो। तो रिमूव डुप्लीकेट से अपन ये काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे पता है कि मेरे पास में लिस्ट बनी हुई है, मान लो मेरे पास ये लिस्ट बनानी होती तो ऐसे बनाते, बट नहीं बनानी पड़ी है। मुझे तो बस वहां पे इस शीट को वहां पे ले जाके एंटर करना है कि भाई देखो ये स्टेट है, स्टेट का कोड है और ये उसका जोन है, और तुम्हें ये जोन वहां पे मेंशन करना है। अब तुम एक तो क्या करोगे, सर भाई एक काम करो यार, यहाँ पे आओ, गुजरात के आगे लिखो कि भाई गुजरात वेस्ट जोन में आ रहा है, ठीक है, कौन से जोन में आ रहा है ऐसे लिखते जाओ। मैंने कहा पागल है क्या, छोड़, ऐसे काम नहीं करते। एक्सेल 32,000 रो है, एक एक पे लिखने जाओगे रात हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे सर फिल्टर लगा लेते हैं, जिन लोगों ने सीख रखा है मेरे से, दिमाग में आ रहा होगा सर फिल्टर लगा सकते हैं। बेटा फिल्टर से भी टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैंने कहा सब छोड़ यार, इजी तरीका है। मैंने कहा इक्वल टू वी लुकअप लगा यहाँ पे, इक्वल टू वी लुकअप। क्या देखना है सर, मुझे चाहिए गुजरात, जहाँ पे गुजरात के आगे आ जाए वेस्ट जोन, तो मैंने कहा गुजरात का सेलेक्ट कर दो, लुकअप वैल्यू में दे दो गुजरात, ठीक है, कॉमा, टेबल अरे कहाँ से देखनी है गुजरात भाई, मैंने कहा गुजरात देखनी है भाई, देखो इस टेबल में से, ये टेबल दे दी, इसको कर दिया मैंने फिक्स, कॉमा। मैंने कहा भाई कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कौन सा कॉलम डिस्प्ले करवाना है, मुझे चाहिए भाई जोन, जोन 3rd नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है, तो मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया उसको 3, कॉमा, यहाँ पे कर दो फॉल्स क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच करना होता है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आ गया वेस्ट, और इस फॉर्मूले को कर दो कॉपी पेस्ट, जहाँ पे जो आना था सब आ गया, वेस्ट के आगे वेस्ट, साउथ के आगे साउथ, नॉर्थ के आगे नॉर्थ, जम गए। क्या टाइम लगा, 2 सेकंड, एक फॉर्मूला लगा है। कैसे लगता है, ये क्लास में बैठेंगे आराम से सीखेंगे, टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला आराम से अपन सीखेंगे। जिन लोगों ने क्लास अटेंड करेगी उनको याद आ रहा होगा, सर हाँ सर वी लोग सीखा था यार। तो कहीं पे भी काम आ सकता है फॉर्मूला, तो कैसे भी कहीं पे भी काम आ सकता है। आ गए जोन, अब तो क्या चाहिए सर, मुझे जोन के हिसाब से सेल्स का एनालिसिस करना है। अरे बहुत इजी है, देखो दादा, 2 तरीके बताता हूँ। पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट करा और एक इंसर्ट में जाकर के पाइवेट के ऑप्शन पे गए, पाइवेट टेबल पे, ठीक है, और एक नई वर्कबुक पे करके ओके कर दिया इसको। मेरे पास में ऐसा कुछ आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे जोन के हिसाब से टोटल सेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पाइवेट टेबल फील्ड जो राइट साइड में आ रही है, इसमें स्क्रॉल करके जोन वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट करा, तो ये जोन आ गए सारे, देखो सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। और मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए, तो मैंने टोटल बिल पे क्लिक कर दिया, आ गई टोटल। कहाँ एक एक की टोटल करने बैठे हैं यार, क्यों करने बैठे हैं यार, आ गई सेंट्रल की टोटल ये रही, नॉर्थ की ये रही, वेस्ट की ये रही, सब बात खत्म। सर मुझे टोटल क्वांटिटी भी चाहिए साथ में, अरे क्वांटिटी चाहिए, ले पकड़, ये बिल क्वांटिटी, ये आ गई टोटल बिल क्वांटिटी, कि इतना माल बेचा इस रुपए में, इतना माल बेचा इस प्राइस में, बस खत्म। कहाँ की मेहनत, क्या करा, 3 क्लिक करे, स्मार्ट वर्क भाई। जोन के हिसाब से बांटना था, बॉस ने कहा तू बेटा इसको या डेटा को जोन के हिसाब से बांट दे। अब क्या होता है कि सैप के अंदर जोन के हिसाब से डेटा नहीं जमता है, सैप से डेटा निकलता है ना, जोन के हिसाब से नहीं निकलता, जोन हमें खुद डालने पड़ते हैं। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, स्टेट्स कितनी है सेलेक्ट करी, अब पता ही है गुजरात कौन से जोन में आ रहा है, कौन से किस में आ रहा है, वो लिख दिया, वी लुकअप लगाया, पाइवेट लगाई, आंसर आ गया 5 मिनट के अंदर बॉस के सामने, ये शीट पहुंच गई। बॉस को कर देंगे मेल एज इट इज, ये शीट लेंगे अलग से, शीट में एक नई शीट पे कॉपी पेस्ट करेंगे, शीट पे हेडिंग डालेंगे कि जोन वाइज टोटल सेल्स, ठीक है, और मेल कर देंगे। 10 मिनट में बॉस के हाथ में डेस्क पे चीज पहुंची, बात खत्म। इस चीज के ये जितनी एफिशिएंसी से काम करोगे उतना बेटर काम तुम्हें, उतना जल्दी प्रमोशंस कह लो या तुम्हें जो रिकॉग्निशन चाहिए वो इन्हीं से मिलता है, स्पीड से मिलता है। कितना बेटर तरीके से तुम दूसरे के जो काम करके दे रहा है, ठीक है, वो तुम कितना अच्छे तरीके से उसको दे सकते हो, कितने कम टाइम में करके दे सकते हो, ठीक है जी। सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए कि मैं क्लिक करके देखूं। मेरा बॉस ना थोड़ा सा सर, थोड़ा सा वो यार, उसको ऐसा चाहिए कि यार मैं क्लिक करके देखना चाहता हूँ कि भाई कहाँ पे कौन सा, उसको सारा ऐसा अलग टेबल नहीं पसंद। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये देख तूने वेस्ट पे क्लिक कर रखा है तो देखो वेस्ट के इनवॉइसेस दिख रहे हैं, तू साउथ पे क्लिक करेगा तो देख साउथ के इनवॉइसेस दिख जाएंगे, तेरे को सेंट्रल के चाह रहे हैं, ये देख तेरे को सेंट्रल के मिल जाएंगे। किसका चाह रहा है आपको, बोलो नॉर्थ का चाह रहा है, देखो नॉर्थ पे क्लिक करा कि नॉर्थ के अंदर 7,226 इनवॉइसेस बने, मतलब एक मंथ में हमने इतनी सेल करी नॉर्थ के अंदर,
मतलब इतनी इनवॉइसेस, इतनी बिल क्वांटिटी है सर, और इसकी टोटल वैल्यू। इन चीजों को डैशबोर्ड्स कहते हैं। ये जो आप निकाल रहे हो इनको डैशबोर्ड बनाना करते हैं। ये भी अपन सीखेंगे कैसे बनते हैं, क्या है, ये सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो डेटा किस तरीके से एनालिसिस करना है आपकी इच्छा के ऊपर है। तरीके बहुत सारे होते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी सिस्टम में बैठ रहा हो वैसे कर सकते हो। अगर मेरे बॉस को नॉर्मल डेटा चाह रहा है तो मैं उसको ये सीधी टेबल बना कर जो मैंने बनाई है ये कि ये कॉपी पेस्ट करके भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा चाह रहा है कि नहीं यार मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे और भी डेटा चाहिए, फालतू का और नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा दे दूंगा, ले भाई ये कर, क्लिक करता रहे तेरे हिसाब से, तेरे को जहाँ क्लिक करना वहां कर, बस। कितना इजीली। सर अगर मेरा बॉस कहता है कि नहीं नहीं सर मेरे को ना आप चाहिए जोन के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे स्टेट के हिसाब से चाहिए, अरे टेंशन नहीं है, ले जोन हटा दे, स्टेट चाहिए आपको, जोन हटाया और स्टेट पे क्लिक कर दो, ये लो हर स्टेट की बिल क्वांटिटी टोटल बिल सामने आ गई एक क्लिक पे। सर मुझे ना प्रोडक्ट के हिसाब से चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, अरे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, रीजन हटाओ, तुम्हें प्रोडक्ट चाह रहा है प्रोडक्ट का कॉलम देगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, आ गया भाई कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है सामने, डन। कितना इजीली डेटा प्रेजेंट हो गया। और यही तो है भाई, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी मार्केट के बारे में समझ रखा है, जिनको थोड़ा सा आइडिया है, यही तो एनालिसिस होता है कि भाई कौन से प्रोडक्ट पे कितनी सेल हो रही है, ताकि पता पड़े कौन से प्रोडक्ट को बंद करना है, कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू लेके चलना है, ठीक है। हमें पता पड़ेगा कि भाई कौन से रीजन में हम ज्यादा सेल कर रहे हैं, कि उस रीजन के ऊपर और ध्यान दे, जिसमें कम सेल हो रही है वहां पे नई स्ट्रेटेजी बनाए, ठीक है। कौन सा जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, कौन से जोन में हमें नए तरीके से मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, नए तरीके से एडवर्टीजमेंट करना है, नए तरीके से मार्केटिंग करनी है, यही तो एनालिसिस होते हैं भाई सेल्स के, ठीक है। यही चीजें तो होती है। एज ए ऑडिटर तुम्हें क्या चाहिए, सैम्पलिंग वगैरह करनी है, डेटा प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें भी आती है। तो बेसिकली एक्सेल जो है वो सिर्फ एक काम में हेल्प नहीं करेगा, वो आपको किसी भी तरीके से आप जैसा सोचो वैसा काम करके दे सकते हो, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। हाँ बेटा अगर 2007 है तो अपडेट करा लो बिल्कुल, अगर 2007 है तो प्लीज अपडेट करा लो, बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो जिन लोगों ने वी लुकअप सीख रखा है उनको एक और तरीका बताता हूँ। देखो अब क्या है ना, मान लो मेरे पास एक ऐसा डेटा है जहाँ पे स्टेट मिसिंग है, और मुझे डेटा को स्टेट के हिसाब से जमाना मैं चाहता हूँ स्टेट के हिसाब से जम जाए, बट स्टेट तो है नहीं मेरे पास में, तो कैसे निकाले। तो मुझे ध्यान आया कि यार सैप के अंदर जब काम करते हैं ना, तो जो भी पार्टी का कोड है उसके इनिशियल 2 डिजिट्स हमेशा उसकी स्टेट का इंडिकेशन देते हैं। सैप में जब भी आप काम करोगे, ठीक है, ये देखो एक्सपीरियंस आएगा धीरे। तो जैसे मैंने सैप के साथ में काम करा तो मुझे पता है कि सैप के अंदर जो पार्टी कोड होता है, पार्टी कोड की जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो हमेशा उस स्टेट का इंडिकेशन होता है जहां पे जिस स्टेट में वो सप्लायर का एड्रेस वगैरह आपने मेंशन कर रखा है। तो मैंने कहा ठीक है, जीजे मतलब गुजरात, आरजे मतलब राजस्थान, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, इतना तो अपने को पता है शॉर्ट फॉर्म यार, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैंने कहा सर कैसे निकाले। सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो जीजे है, जो पार्टी कोड लिखा हुआ है जीजे N323000, जीजे R35507, इसका वो जीजे रीड कर लेते, सिर्फ जीजे रीड कराना है। कर सकते क्या, अरे बिल्कुल। हमने कहा ले वीलुकअप लगा, वीलुकअप में अब लुकअप वैल्यू चेंज करेंगे, लुकअप वैल्यू में मैं लगा दूंगा लेफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। वहां पे टेक्स्ट सेलेक्ट करा कि कौन से सेल में से लेना है, और कॉमा मुझे पहले के 2 कैरेक्टर रीड कराना है, तो मैंने 2 टाइप करा, ब्रैकेट क्लोज करा, कॉमा, तो उसने रीड कर लिया, वो रीड कर लेगा कि जीजे। फिर टेबल कहाँ से रीड करना, मैंने कहा ये टेबल है, ये रही, दे दी, इसको कर दिया फिक्स, कॉमा, कौन से कॉलम डिस्प्ले कराना है, सेकंड कॉलम के अंदर राजस्थान लिखे हुए हैं, स्टेट के नाम दिखाना है, तो वो सेकंड कॉलम में लिखे, तो मैंने 2 लिखा, कॉमा, फॉल्स, क्योंकि एग्जैक्ट मैच कराना चाहता हूँ मैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कॉपी पेस्ट, आ गई देखो। एमपी के आगे मध्य प्रदेश आ गया, आरजे के आगे राजस्थान आ गया, देखो यूपी के आगे यूपी आ गया, पंजाब के आगे पंजाब आ गया, 1 सेकंड लगा फॉर्मूला लगाने में, ठीक है। अब ये स्पीड पे अपन काम करेंगे, टेंशन मत लो। तुम लोगों को लग रहा होगा सर ये फॉर्मूले में आपको तो इतनी प्रैक्टिस है सर, आप तो आज 5-6 साल 10 साल से काम करो होगा, ऐसा कुछ नहीं। अपन सारी स्पीड कैसे बनती है, क्या है क्या नहीं, वो सारी पे अकाउंट में काम करेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज के ऊपर एक एक दिन देंगे। अभी तो मैं तुम लोगों को 5 मिनट में एक चीज समझा रहा हूँ, जिस आइडिया देने के लिए क्या क्या तरीके की चीजें हो सकती है, ठीक है। बट जब एक्चुअल में काम करेंगे, ठीक है, तो वहां पे अपन एक एक दिन देंगे, एक एक शीट के ऊपर, एक फॉर्मूले के ऊपर। जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे, जब तक तुम सीख नहीं जाओगे, तब तक अपन सिखाते रहेंगे उस चीज को, ठीक है ना। लेकिन ये तो कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है कि भाई अपने जितने ही बच्चे हैं, ठीक है, अभी आपने समझ लो कि जो भी आप अपने से प्लेस हुए बच्चे, चाहे अभी अशराज को ले लो, चाहे कृति को ले लो, चाहे किसी को भी, उन सब ने अपने से एक्सेल सीखा और आज उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो चीज उनको आज हेल्प भी कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो आपको आने ही आने चाहिए।
अब देखो तुम लोग बोलोगे सर सैप भी तो सिखाते हैं, बेटा सैप सीखने के 4 लाख रुपए लगते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है सिखाना, ठीक है ना। बट जो पॉसिबल है वो तो कर ले अपन कम से कम। इसलिए सैप कंपनियां सिखाती है, क्योंकि सैप सॉफ्टवेयर अगर आप एक कंपनी में जाते हो तो जीएसटी, अगर आपको टैली खरीदनी है जीएसटी वाली, तो आज की तारीख में 18,000 समथिंग रुपए की पड़ती है। बट सैप अगर आपको लेना हो तो जो जैसे हम जाते थे, मैं आपको एग्जाम्पल दूं एक आध कंपनी का, तो रिलायंस साल अपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी आ रही है, वो पूरे साल भर का मिला करके अराउंड 7.5 CR का पेमेंट करती है सैप को एवरी ईयर फॉर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर। करोड़ के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो आपके ये पिंडवाड़ा साइड में है, पिंडवाड़ा सॉरी निम्बाड़ा साइड में है, ठीक है, उनका पेमेंट बनता है ऑलमोस्ट अराउंड 2.8 2.9 CR के आसपास का एक साल का। तो वो सॉफ्टवेयर ही उस साइज का है, तो वो लिमिटेशन है। देखो यार सीधी सी बात है, वो सॉफ्टवेयर वैसे सिखाने के लिए आपको क्रैक देते नहीं है, उसके लिए आपको पूरा सेंटर करना पड़ता है वो सब, ठीक है ना। हाँ टीसीएस भी बिल्कुल अलग अलग कंपनी का अलग सॉफ्टवेयर है। जैसे एसबीआई बैंक जो यूज करता है आपका फिनेकल, ठीक है, तो फिनेकल का पेमेंट बनता है कुछ अराउंड अराउंड 1.5 CR समथिंग का फिनेकल का पेमेंट बनता है उनका, 1.5 2 CR के आसपास का। तो सॉफ्टवेयर वो महंगे है, वो अलग चीज है, बट जो अपने काम का है, जो अपन सीख सकते हैं और अभी फिजिबल है अपने हाथ में, वो तो सीख ले कम से कम, ठीक है ना। लाइफ में ये चीज ध्यान रखना कि भाई जहां मौका मिल रहा है, जो चीज अपने काम की है वो सीख लो। प्लस ये कोर्स डिजाइन ही इस तरीके से करा है अपन ने कि वो सारी चीजें, क्योंकि हमारा मेरा पर्सनल जो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है ऑडिट के अंदर, मैंने बहुत एक्सटेंसिवली काम करा है, केपीएमजी के साथ में काम कर रखा है, ठीक है। आपकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आप कह सकते हो उन सबके साथ में मैंने काम करा, आइनॉक्स की ऑडिट्स करी हुई है, आपके एंटरटेनमेंट सेक्टर करा हुआ है, आपका फिल्म सिटी में काम देखा हुआ है मैंने, एसबीआई का काम देखा हुआ है मैंने, आपकी ये आरआईएल वगैरह ऐसी सीमेंट सेक्टर की कंपनी बहुत सारी में काम करा, तो मुझे एक वास्ट एक्सपीरियंस है। तो उस सबको लेकर के अपन आए और हमने देखा कि यार अपने को ये चीज उस टाइम पे आती नहीं थी, बट आती होती तो क्या फायदा होता है, और जो सीखी है वो बच्चों को अपन सिखा रहे हैं कि यार अपना बच्चा जब पीएससी से निकले, एसी से बन के या जैसे भी इंटर्नशिप के लिए जाए, तो उसके पास में स्किल पहले से हो, ठीक है। अपना विजन वो है, अपना विजन ये है कि यार अपना बच्चा जो अपने यहाँ से निकल रहा है, तो वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर के मेरिट होल्डर ना रहे, वो हर चीज में ऑलराउंडर निकल निकले, तो उसके ऊपर मैंने बनाया है। तो जस्ट एक आइडिया देने के लिए आपको मेरा था कि भाई किस तरीके से देखो एक्सेल के अंदर आप काम कर सकते हो। अभी जाते जाते ना एक स्मॉल टिप देता हूँ, कभी मान लो ऐसा हो ना कि अपने को गेम खेलना हो कुछ, जैसे वो सांप सीढ़ी वगैरह खेलनी हो, और तुम्हारे पास में अगर वो डाइस ना हो, तो तुम एक्सेल से भी खेल सकते हो। फिर से पता है कैसे, तुम चाहो तो एक्सेल के थ्रू भी वो तुम्हें नंबर ही चाहिए ना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वो 1 2 3 नंबर चाह रहे, लूडो खेलना हो या सांप सीढ़ी जो भी खेलनी हो, स्नैक लेडर वगैरह जो भी खेलना चाहते हो, ठीक है, मोनोपोली वगैरह जो भी तुम्हारी इच्छा होती है, तो सिंपल एक फॉर्मूला है, इक्वल टू रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला, इक्वल टू रैंडम बिटवीन, ठीक है। अब तुम्हारा डाइस 1 to 12, दो डाइस से खेलोगे तो 12 तक जाएगा, और एक डाइस से खेलोगे तो 6 तक जाएगा, तो स्टार्ट तो 1 से होगा, तो बॉटम 1, टॉप अगर दो डाइस से खेलो 12 जाएगा तो 12, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जितनी बार भी इस फॉर्मूले में एंटर करोगे उतनी बार ये रैंडम बेसिस पे तुम्हें एक अलग नंबर देगा, तो सबको बोलो कि भाई अपने अपने चांस में एंटर करते रहो, तो कभी अगर ऐसे डाइस वगैरह नहीं हो तो ऐसे भी खेल सकते हो, छोटा सा तरीका। हर बार देखो, हर बार एक नया नंबर आ रहा है रैंडम बेसिस। मुझे पता है कभी खेलोगे नहीं ऐसे, बट कभी क्या पता तंबोला खेलना पड़ जाए कभी, ऐसे ही बैठे बैठे, ठीक है, तो एक्सेल से तंबोला भी खेल सकते हैं हम, कौन मना कर रहा है। ठीक है जी, तो चलिए बेटा देख, अपडेट जितना हो सके उतना लेटेस्ट वर्जन लेने की कोशिश करो। अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ऑफिस का 365 या 2019 वाला वर्जन चल रहा है, ठीक है। अगर आप बाय नहीं, बाय ऐसे भी नहीं करो, बाय करो, बाय मत करना। अगर आपको क्रैक वर्जन मिल रहा है तो 16 भी चलेगा, 19 भी चलेगा, जो क्रैक वर्जन मिल जाए कोशिश करना 16 तो एटलीस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एक्सेल बाय करना पड़े, बाय मत करना, ऐसे मत करना कि सर ने बोला तो सर हम तो बाय करेंगे, 4,000 रुपये लगा दोगे फालतू के, मतलब नहीं। क्रैक वर्जन ले लेना, बट जो मिल रहा हो 16 मिल रहा हो 16, 19 मिल रहा हो तो 19, जो मिल रहा हो, ठीक है, एटलीस्ट 16, एटलीस्ट 16। वो नहीं मिल रहा हो तो 30। हाँ बाकी तो देखो जो बच्चे क्लास में आएंगे पढ़ने के लिए उनको तो मैं देता ही हूँ, जिन्होंने पढ़ा उनको पता ही है, तुम सबके लैपटॉप में मैं ही तुम लोगों को एक्टिवेट करके देता हूँ एक्सेल वाला, तो वो तो मैं तो मेरे से तो ले ही देना, मैं तो दे दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है जी, चलिए, कैसा लगा अभी सेशन, एक्सेल की इंपॉर्टेंस समझ में आई, कुछ लगा कि हाँ यार सर एक्सेल थोड़ा अगर पता होता। देखो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, अभी तो अपन ने इसमें देखा नहीं, जैसे अगर मान लो किसी को ईएमआई वगैरह निकालनी हो तो ईएमआई का भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ईएमआई निकल के आ जाती है। अगर किसी को ईएमआई निकालनी हो तो ईएमआई निकाल सकते हो। आपको नेटवर्क डे, आपको वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हो तो उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। आपको डेप्रिसिएशन निकालना हो, अरे इतनी भारी किस्मत, अरे किसी को याद आ रहा है वो डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला, डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है कि डब्ल्यूडीवी में रेट कैसे निकालते थे।
1 डिवाइड बाय अंडर रूट, वो यूजफुल ईयर ओके नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ का अंडर रूट लेकर के रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय WDV। अरे एक्सेल में लग जाता है वो फॉर्मूला, जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को उसकी, 1 सेकंड में लगता है। वो भी देखेंगे सारी चीजें, डेप्रिसिएशन के सारे मेथड्स वगैरह, जो भी चीज तुम्हारे काम की ना वो सारी चीजें अपन कवर करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो मान के चलो। ठीक है, जैसे आपको अगर वो निकालनी EMI कि सर मैं 5 लाख का लोन ले रहा हूँ और 8.75% मान लो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 साल के लिए, तो क्या आपकी EMI, मैंने कहा यार छोड़ो दिमाग क्यों लगा रहा हो, PMT का फॉर्मूला लगाओ, उसको रेट दो। अब तुम्हारी क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली होगी तो रेट को डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि मंथली बेसिस पे EMI पे करते हैं ना, तो कंपाउंडिंग मंथली हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको देना नंबर ऑफ पीरियड, तो भाई टोटल आपके कितने 100, आप 10 साल तक का लोन ले रहे हो, 12 महीने की कंपाउंडिंग है तो 120 पीरियड हो गए, तो 120 कॉमा कितने का लोन लिया सर, 5 लाख का लोन लिया, तो मैं उसको 5 लाख दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, उसने बता दिया कि आपको 5 लाख के लोन पे 10 साल के लिए 8.75% के पर एनम के बेसिस पे 626634 की EMI भरनी है हर साल, हर महीने, सॉरी, बात खत्म, डन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कवर करेंगे अपन इसमें। ठीक है जी, हाँ ये जो निकालते ना स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह तुम, ठीक है, ये एक्सेल से एक फॉर्मूले में निकलता है, तुम लोगों ने निकाला होगा, किसी याद है ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के तरीके F2 के अंदर, F2 में वो रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो x माइनस एक्स बार, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर उसका सबमिशन, उसको डिवाइड करा दूसरे के सबमिशन से, कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला? आ रहा है? जरूरत ही नहीं है, एक्सेल कहता है छोड़ो यार, मुझ पे छोड़, क्या तू फॉर्मूला याद रख रहा, क्यों नहीं आएगा पयांची ACCA में? बिल्कुल, मतलब देखो अगर तुम लोगों ने F2 वगैरह पढ़ ली है तो ठीक है, उसमें F2 के अंदर ही है तुम्हारे, ऐसे तुम्हारे F2 में एक टॉपिक है उसके अंदर ही, अगर तुमने पढ़ लिया तो ठीक है, बाकी आगे नहीं आएगा, बट वो चीजें भी काम आती है। जैसे हाँ, तुम लोगों ने, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत सुन रखा हो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट अगर हो तो फॉरेंसिक ऑडिट करके एक नई फील्ड बनी, एक नई फील्ड मार्केट में आई है फॉरेंसिक ऑडिट के नाम से। फॉरेंसिक ऑडिट, वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कह रहा हूँ मैं, तो वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो तुम क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे, फॉरेंसिक ऑडिट में जहाँ पे आप कंपनीज के फ्रॉड वगैरह के बारे में बातें करते हो, ठीक है, कौन कौन से फ्रॉड्स हुए, कैसे, वो CID वाली बातें नहीं कर रहे हो ना, फ्रॉड्स की एनालिसिस करते हैं उसमें। तो वहां पे आप एक कॉन्फिडेंस एनालिसिस करते हो, आप एक कॉन्फिडेंस एनालिसिस करते हो, चेक करते हो कि भाई कैसे आपका कितना आपका डेटा जो है वो बिलीवेबल है, कितना नहीं है, तो वो भी निकालना सीखेंगे अपन कि भाई किस तरीके से कॉन्फिडेंस एनालिसिस किया जाता है, तो उसके लिए अनुभव फैक्टर यूज करते हैं अपन। ठीक है, आपको चेक करना है कि कंपनी में फ्रॉड है कि नहीं, तो उसके लिए बेनफोर्ड की लॉ है, एक पूरी लॉ है बाय द नेम ऑफ बेनफोर्ड्स लॉ, ये नंबर्स की लॉ है कि अगर नंबर मैनिपुलेटेड है तो ये लॉ आपको बताती है कि नेचुरली ऑकरिंग नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और अगर नंबर्स उस प्रोबेबिलिटी को मैच नहीं करते हैं तो देयर आर चांसेस कि नंबर्स मैनिपुलेट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बेनफोर्ड लॉ करके एक लॉ है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। ठीक है, तो देखो ऐसा एक क्लास में तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली बात है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, और एक कोर्स में भी सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन ने क्या करा, अपने कोर्स को डिवाइड कर रखा है। अपन ने एक कोर्स लिया बेसिक से एडवांस तक का, और फिर एक लिया अपन फॉरेंसिक, बेटा फॉरेंसिक स्पेलिंग गलत है बेटा, फॉरेंसिक ऑडिट जो आपका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वैसे आपकी जो आपके फ्रॉड एनालिसिस होते हैं, जब कंपनी में फ्रॉड वगैरह निकलता है ना, तो उसके उस टाइम पे कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट की जाती है, जहाँ पे बेसिकली इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। ठीक है ना, तो वो भी एक नई फील्ड है आपकी, मैंने उसमें भी काम कर रखा है, तो उसके भी कुछ आपसे ट्रेड शेयर किए जाएंगे। तो हमने इसलिए कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट जो सबके काम का है, बेसिक से लेकर एडवांस तक का, वो सबसे, उसमें बेसिक जिनको कुछ भी नहीं आता उनसे लेकर के जहां तक सबके जो चीज काम आएगी, चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, वो कवर करते हैं। फिर देन अपने 2 पार्ट अलग से ले रखे हैं, एक जहाँ पे प्रोजेक्ट फैसिलिटी रिपोर्टिंग की एक अलग क्लास लेता हूँ मैं, जहाँ पे अपन सिर्फ कैसे आप प्रोजेक्ट फैसिलिटी रिपोर्ट बनाते हो, आप लोगों ने सुन रखा होगा क्रेडिट मॉनिटरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती है, जब भी कोई कंपनी लोन लेने जाती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके सबमिट करती है, वो बनाता कौन है, ACCA CA बनाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनती है, जिन लोगों ने अटेंड कर रखा है उनको याद आ रहा होगा, लविश वगैरह, निष्ठा वगैरह इन्होंने अटेंड कर रखा है, ठीक है, अपने जतिन वगैरह भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको फील्ड, एक अलग फील्ड है, अगर आप चाहते हो एज ए प्रैक्टिस करना इसमें, तो वो कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह, अगर आपके घर में कोई आपका बिजनेस वाला है, उनको अगर लोन वगैरह लेना हो तो पूछना कि आपको एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जो एक CA से उन्होंने बनवाई होगी। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं, तो उसका अपन एक अलग पोर्शन ले रखा है, और देन देयर इज अ प्रोफेशनल सेक्शन जिसमें हमें सारी फॉरेंसिक ऑडिट्स वगैरह इनकी बातें करते हैं। ठीक है, तो तीनों जो कोर्स है वो 10 डेज के हिसाब से
आपकी जो इच्छा, आपको लगता है कि सर मुझे बेसिक से एडवांस काम का है तो वो पढ़ लो, आपको लगता नहीं सर मुझे ना प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ तो आप वो कर लो, और आपको लगता है कि यार सर प्रोफेशनल करना है तो वो कर लो। ठीक है, अब बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते हर चीज के लिए, तो हमने इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको मैंने, ताकि एक तो सीखना ही है तो वो तो सबके काम का है, वो आ गया आपका बेसिक से एडवांस तक का। ठीक है, उसमें आपके वी लुकअप वगैरह जो अभी आपने सब देखा ये लगभग सारा कवर है उसमें। फिर आते हैं अपन प्रोफेशनल और आपके उस पर, जिसमें अगर आपको लगता है मेरे स्किल्स को और बढ़ाना है या सर मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता हूँ तो फिर अपन उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो अभी जो बैच बनने वाला है वो आपको बनने वाला है बेसिक से एडवांस का, 10 से 11 दिन के आसपास का बैच अपन मान के चलते हैं, बट जब तक तुम सेटिस्फाइड होगे तब तक अपना बैच चलेगा। ठीक है ना, अभी बैच का बन रहा है, अगर किसी को अगर ज्वाइन करने की इच्छा है उस बैच में, अगर अपने एक्सेल के स्किल्स बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो पीएससी एजुकेशन पे। ठीक है, या फिर मेरा नंबर नोट कर सकते हो, तो अपन जब भी आप नेक्स्ट जब भी स्टार्ट हो रहा होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी उस हिसाब से। ठीक है जी, चलिए आई होप कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा, और ये पता पड़ा होगा एटलीस्ट कि भैया कुछ और चीजें हैं सिर्फ पढ़ाई के अलावा जो अपने को सीखनी तो पड़ेगी। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को चैट में मेरे नंबर शेयर करें, आप लोग चाहो तो उस नंबर को नोट कर सकते हो, वैसे तो बच्चों के पास में होंगे मोस्टली, जो लोग मुझसे पढ़ रखे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं फिर आप लोगों से। मोहित देख अभी मैं एक्चुअली इंदौर हूँ, आज मैं एक्चुअली इंदौर हूँ, मैं सेशन भी इंदौर से ले रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो जैसे ही मैं उदयपुर आता हूँ वापस से उसके बाद में